नमस्कार। तो आज हम अपनी क्लास में शुरू कर रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाठ की शुरुआत ही एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से होती है कि क्या हमने कभी सोचा है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, इसके अंदर मतलब इसके आंतरिक भाग में आखिर है क्या? ये बनी किस चीज से है? अच्छा, तो किताब कहती है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। अब ये गतिशील शब्द का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये स्थिर नहीं है। इसमें हमेशा कुछ न कुछ हलचल, कुछ न कुछ मूवमेंट होती रहती है। और ये जो बदलाव है, ये इसके अंदर भी होते हैं और बाहर भी। तो फिर पृथ्वी के अंदर है क्या? इसे समझने के लिए सोचिए एक प्याज के बारे में। जैसे हम प्याज को काटते हैं तो उसमें एक के ऊपर एक कई परतें निकलती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी भी एक के अंदर एक कई परतों से बनी है। और इन परतों का केंद्र यानी सेंटर एक ही है, इसीलिए इन्हें संकेंद्रीय परतें कहते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिख भी रहा है। पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपर वाली परत है, उसे हम कहते हैं परपटी। याद रखिएगा, ये सभी परतों में सबसे पतली होती है। अब ये जो परपटी है, ये भी दो तरह की होती है। एक तो वो जो जमीन वाला हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं महाद्वीपीय परपटी। ये करीब 35 किलोमीटर मोटी होती है। और दूसरी होती है महासागरीय परपटी, जो समुद्र के तल के नीचे होती है और वो सिर्फ 5 किलोमीटर मोटी होती है। जो महाद्वीपीय परपटी है, वो बनी होती है सिलिका और एल्यूमिना से। इसीलिए इसको शॉर्ट में सियाल भी कह देते हैं। देखिए, सी मतलब सिलिका और एल मतलब एल्यूमिना। वहीं दूसरी तरफ जो महासागर वाली परपटी है, वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, तो उसे कहते हैं सिमे। सी से सिलिका और मै से मैग्नीशियम। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। सोचिए, पृथ्वी का जो पूरा वॉल्यूम है, उसका सिर्फ 1% हिस्सा ही परपटी है और 84% हिस्सा मेंटल का है और बाकी का 15% क्रोड का। तो अब अंदाजा लगाइए कि ये परपटी जिस पर हम रहते हैं, वो असल में कितनी पतली सी परत है। तो परपटी के ठीक नीचे जो परत है, उसे कहते हैं मेंटल। और ये कोई छोटी मोटी परत नहीं है, ये सतह से करीब 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। और फिर पृथ्वी के एकदम केंद्र में जो सबसे अंदरूनी परत है, वो है क्रोड। इसकी त्रिज्या यानी रेडियस ही लगभग 3500 किलोमीटर है। ये जो क्रोड है, ये मुख्य रूप से निकिल और लोहे से बना है। इसी वजह से इसे निफे भी कहा जाता है। नी निकिल के लिए और फेरस यानी लोहे के लिए। और एक बात, इस केंद्रीय क्रोड में जो तापमान और दबाव होता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन चीजों की जिनसे हमारी पृथ्वी की परपटी बनी है। उन्हें कहते हैं शेल। तो ये शेल आखिर है क्या? सीधी सी बात है, पृथ्वी की परपटी को बनाने वाले खनिज पदार्थ का कोई भी प्राकृतिक पिंड, उसे हम शेल या चट्टान कहते हैं। और ये अलग अलग रंग, आकार और बनावट की हो सकती हैं। तो मुख्य रूप से शेल 3 तरह की होती हैं। एक है आग्नेय शेल, दूसरी है अवसादी शेल और तीसरी है कायांतरित शेल। चलिए, अब एड्यूटेकन की अपनी इस क्लास में हम एक एक करके इन तीनों को ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आती है आग्नेय शेल। होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है, जब वो ठंडा होकर जम जाता है यानी ठोस हो जाता है, तो उससे जो शेल बनती है, वही आग्नेय शेल है। इन्हें प्राइमरी शेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी की जो शेलें हैं, वो इन्हीं से बनती हैं। अब आग्नेय शेल भी 2 तरह की होती हैं, एक बहिर्भेदी और दूसरी अंतर्भेदी। जब पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर बाहर आकर जल्दी से ठंडा हो जाता है, तो बहिर्भेदी शेल बनती है, जैसे बेसाल्ट। और जब वही मैग्मा धरती के अंदर ही गहराई में धीरे धीरे ठंडा होता है, तब बनती है अंतर्भेदी शेल, जैसे कि ग्रेनाइट। अब आते हैं दूसरी तरह की शेल पर, जिसका नाम है अवसादी शेल। होता यह है कि शेलें टूटकर छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं। इन छोटे कणों को कहते हैं अवसाद। फिर ये अवसाद हवा या पानी के साथ बहकर कहीं जमा हो जाते हैं और दबाव के कारण दबकर कठोर हो जाते हैं। इस तरह जो परतदार शेल बनती है, उसे ही अवसादी शेल कहते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है पलुआ पत्थर। और हाँ, इन शेलों में हमें पौधों और जानवरों के जीवाश्म भी मिल सकते हैं। और अब तीसरा प्रकार है कायांतरित शेल,
जब आग्नेय और अवसादी शैलों पर बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है तो उनका रूप ही बदल जाता है, उनकी काया बदल जाती है। तब वो कायांतरित शैलों में बदल जाती हैं। जैसे कि चिकनी मिट्टी पर जब ज्यादा ताप और दाब पड़ता है तो वो स्लेट में बदल जाती है। इसका एक और बहुत ही बढ़िया उदाहरण है चूना पत्थर। ये एक अवसादी शैल है, लेकिन जब इस पर बहुत अधिक ताप और दाब पड़ता है तो ये संगमरमर में बदल जाता है, और संगमरमर एक कायांतरित शैल है। इसको हम अपनी मशहूर इमारतों से भी समझ सकते हैं। जैसे दिल्ली का जो लाल किला है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है, जो कि एक अवसादी शैल है। वहीं दूसरी तरफ आगरा का खूबसूरत ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, जो एक कायांतरित शैल है। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि ये जो शैलें हैं ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक तरह की शैल कुछ खास परिस्थितियों में दूसरे प्रकार में बदल जाती है, और शैलों के एक से दूसरे में बदलने के इसी चक्र को शैल चक्र कहते हैं। चलिए अब इस डायग्राम को देखिए और मेरे साथ साथ इस पूरे चक्र को समझिए। देखिए, शुरुआत होती है द्रवित मैग्मा से। जब ये मैग्मा ठंडा होकर ठोस होता है तो क्या बनता है? आग्नेय शैल। ठीक है, फिर यही आग्नेय शैल जब टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है तो वो अवसाद बन जाते हैं, और इन अवसादों से बनती है अवसादी शैल। फिर जब बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है तो यही आग्नेय और अवसादी शैलें अपना रूप बदलकर कायांतरित शैल बन जाती हैं, और आखिर में जब इन कायांतरित शैलों पर और भी ज्यादा ताप और दाब पड़ता है तो ये पिघलकर वापस क्या बन जाती हैं? द्रवित मैग्मा। तो देखा ये पूरा चक्र कैसे घूमता रहता है। वैसे ये शैल हमारे बहुत काम आती हैं। जो कठोर शैलें होती हैं उनका इस्तेमाल हम सड़कें, घर और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में करते हैं। और इतना ही नहीं, पत्थरों का इस्तेमाल तो हम कई तरह के खेलों में भी करते हैं, जैसे पिट्ठू या गिट्टी खेलते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, जैसा हम एजुटेकन में हमेशा इस पर जोर देते हैं कि ये जो शैलें हैं ये अलग अलग खनिजों से बनी होती हैं। और खनिज तो आप जानते ही हैं हमारे लिए कितने जरूरी हैं। कुछ ईंधन का काम करते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, और कुछ उद्योगों में काम आते हैं। दवाइयों में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे लोहा हो गया, सोना, यूरेनियम। तो आज की इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा? हमने पृथ्वी की 3 परतों के बारे में जाना, पपर्टी, मैंटल और क्रोड। हमने 3 तरह की शैलों के बारे में भी समझा, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। और आखिर में हमने ये भी देखा कि ये शैल चक्र कैसे काम करता है। तो चलिए क्लास खत्म करने से पहले एक सवाल के साथ आपको छोड़ जाता हूँ। हमने अभी समझा कि शैलें कभी भी एक जैसी नहीं रहती, वो हमेशा बदलती रहती हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो भी कभी स्थिर नहीं है? क्या हमारे पैरों के नीचे की जमीन भी लगातार बदल रही है? इस पर जरा सोचिए।